नमस्कार छात्राओं, आज हम आपके बीए भाग तृतीय के गृह विज्ञान के द्वितीय पेपर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे जो है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है साधन। साधन का क्या अर्थ है? साधन का अर्थ है परिवार को प्राप्त सुविधाएं, सामग्रियां तथा परिवार के सदस्यों की योग्यताएं व निपुणताएं। साधनों के प्रयोग से हम अपनी इच्छाओं अर्थात लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। गृह व्यवस्था में पारिवारिक साधन का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है जिससे कि निर्धारित मूल्य तथा लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। गृहिणी जितनी कुशलता तथा मितव्ययता के साथ पारिवारिक साधनों का प्रयोग करेगी, गृह व्यवस्था उतनी ही उत्तम मानी जाएगी। अतः एक गृह प्रबंधक को इन पारिवारिक साधनों की जानकारी होना आवश्यक है ताकि वह इनका प्रयोग आवश्यकता अनुसार कर सके। वास्तव में परिवार के पास जो भी उपलब्ध होता है वह साधन ही होता है। यह एक ऐसा सुरक्षित तथा परिपूर्ण खजाना होता है जिनको प्रयोग में लाकर हम व्यवस्था संबंधी कार्यों को पूरा कर सकते हैं। साधनों का महत्व। साधन पारिवारिक लक्ष्यों की निर्धारण करने में सहायता करते हैं। साधन परिवार का स्तर ऊंचा करते हैं, व्यवस्था करने में सहायक होते हैं, परिवार को सुख सुविधाएं प्रदान करने में सहायक होते हैं। साधनों के कारण समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, इससे जीवन में खुशहाली आती है। साधनों के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। लक्ष्यों की प्राप्ति से जीवन में सफलता मिलती है और साधनों से शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का भी विकास होता है। अब हम जानेंगे कि हमें साधनों का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति या परिवार के पास साधन होते हैं। प्रत्येक साधन से किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। कई बार परिवार के पास कोई साधन होता है परंतु परिवार के सदस्य उससे अनभिज्ञ होते हैं, इस कारण वे उस साधन का लाभ नहीं उठा पाते। अतः प्रत्येक व्यक्ति को उसके पास उपलब्ध साधनों का ज्ञान होना चाहिए। इससे वह उन साधनों का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं और साधनों का अपव्यय नहीं हो पाता। परिवार को जब अपने साधनों का ज्ञान होता है तो वह अपने लक्ष्य उसी अनुसार बनाता है और उन लक्ष्यों की आसानी से पूर्ति कर पाता है। साधनों के ज्ञान से व्यवस्था की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। साधनों की सीमितता पता चल जाती है और सीमित साधनों का महत्व भी पता चल जाता है। योजनाएं अधिक व्यवहारिक बनने लगती हैं और व्यवहारिक योजनाओं के फलस्वरूप सफलता प्राप्त होने की खुशी और संतोष मिलता है। अब हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यानी साधनों के प्रकार के बारे में समझेंगे। साधन को विभाजित करने के दो तरीके हैं। प्रथम, जिस प्रकार का उनका उपयोग है उसके अनुसार। टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड इंडिविजुअल। टेक्नोलॉजिकल का अर्थ है तकनीकी साधन। तकनीकी साधनों में हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन, टीवी, टेलीफोन और घरेलू उपयोग के विभिन्न उपकरण आते हैं जिनके उपयोग से हमारा जीवन और जीवन जीने की शैली में बहुत अधिक परिवर्तन आया है। इनके उपयोग से हमारे बहुत से काम आसान भी हो जाते हैं। अन्य साधन हैं सोशल रिसोर्सेज यानी सामाजिक साधन। सामाजिक साधनों में हमारे पारिवारिक सदस्य, हमारे आसपास के रहने वाले पड़ोसी और हमारे समाज में उपलब्ध अन्य साधन जिस प्रकार स्कूल, लाइब्रेरी और हॉस्पिटल, ये सब साधन आते हैं जो कि हम सामाजिक रूप से उपयोग में लाते हैं। फिर आते हैं इंडिविजुअल या व्यक्तिगत साधन। व्यक्तिगत साधन वे साधन होते हैं जिन्हें हम अपने पास से प्राप्त करते हैं, जैसे एक व्यक्ति की इंटेलिजेंस या याद करने की क्षमता, यह उसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध होती है। किसी व्यक्ति के याद करने की क्षमता किसी दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकती।
या किसी व्यक्ति के समझने की क्षमता, किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण, किसी व्यक्ति की कोई भी कला जो कि उसी के पास उपलब्ध रहती है, हम उससे सीख सकते हैं। पर अगर किसी व्यक्ति के पास वह कला है तो रहेगी उसकी ही। इस प्रकार ये कुछ साधन हैं जो व्यक्तिगत होते हैं। अब दूसरे वर्गीकरण के अनुसार हम रिसोर्सेज को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है ह्यूमन रिसोर्सेज अर्थात मानवीय साधन, और दूसरा है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज अर्थात भौतिक साधन। मानवीय साधनों में समय, शक्ति, रुचियाँ, व्यक्ति की रुचियाँ, कुशलताएं, योग्यताएं, ज्ञान, मनोवृत्तियाँ आदि सम्मिलित होती हैं। भौतिक साधनों में हमारी भौतिक वस्तुएं, धन और अमानवीय सामुदायिक सुविधाएं आती हैं। पहले हम ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानवीय साधनों के बारे में पढ़ेंगे। ये वे साधन होते हैं जो व्यक्तियों में पाए जाने वाले गुणों, योग्यताओं और विशेषताओं से संबंधित होते हैं। इनके प्रयोग से अमानवीय साधनों को बढ़ाया जा सकता है। मानवीय साधनों को किसी व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे भी नहीं सकता, क्योंकि यह मानव से जुड़े होते हैं और उस व्यक्ति के अभिन्न भाग होते हैं। इनके प्रयोग से व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है और ये साधन अधिक स्थायी होते हैं। कई बार परिवार के सदस्य के पास कई तरह के मानवीय साधन होते हैं। दूसरा साधन है समय। घरेलू कार्यों में व्यय करने वाला समय इनके अंतर्गत आता है। सभी व्यक्तियों के पास यह साधन समान रूप में उपलब्ध होता है, अर्थात एक दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन और वर्ष में 365 दिन। यह प्रत्येक व्यक्ति के पास समान रूप से उपलब्ध होता है। अन्य साधन है शक्ति। विभिन्न कार्यों को कार्य करने की क्षमता को हम शक्ति कहते हैं। इसका उपयोग भी व्यक्ति अपनी दक्षता के अनुसार कर सकता है। अन्य साधन रुचियाँ या इंटरेस्ट। किसी भी कार्य में रुचि होने पर वह कार्य शीघ्रता और अच्छी तरह से किया जा सकता है। इसलिए प्राय नीरस और थकाने वाले कार्य में काम करने वाले व्यक्ति उस काम में रुचि या रोचक हो जाए तो वह काम आसान हो जाता है। कुशलताएं या योग्यताएं। कुशलता से अभिप्राय विभिन्न कार्यों को करने की कला से है। योग्यता से भाव है मानसिक योग्यता। योग्यताएं जन्मजात भी हो सकती हैं और जीवन में अर्जित भी की जा सकती हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए समय या आयु की कोई सीमा नहीं होती। परिवार के सदस्यों को विभिन्न विषयों पर ज्ञान होने से वे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विकल्पों का चुनाव आसानी से कर सकते हैं। अज्ञानता के कारण कभी कभी समय, शक्ति और धन का अपव्यय हो जाता है। इसलिए ज्ञान को भी एक उपयोगी साधन माना गया है। अन्य साधन है मनोवृत्तियाँ या एटीट्यूड। मनोवृत्ति से अभिप्राय है किसी कार्य के प्रति दृष्टिकोण। यह दो प्रकार का होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण व नकारात्मक दृष्टिकोण। जब परिवार का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है तो परिवार आशावादी हो जाता है और कठिनाइयों को आसानी से झेल पाता है। इसके विपरीत नकारात्मक दृष्टिकोण वाला परिवार निराशावादी हो जाता है और उसके सदस्यों को छोटी छोटी कठिनाइयाँ भी बड़ी बड़ी लगने लगती हैं और परिवर्तन को स्वीकार करना, आशावादिता आदि अभिवृत्तियाँ ही होती हैं। अब हम अमानवीय साधन अर्थात नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे। ये साधन भी मानवीय साधनों की तरह ही काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इनके द्वारा भौतिक वस्तुओं को खरीदा जा सकता है, किंतु मानवीय साधनों को नहीं। इनकी उपलब्धि सीमित मात्रा में होती है। भौतिक वस्तुएं, धन, अमानवीय सार्वजनिक सुविधाएं आदि भौतिक साधनों के अंतर्गत आती हैं। जमीन, जायदाद आदि भी भौतिक वस्तुओं में आती है, जिन्हें धन के द्वारा खरीदा जाता है। ये साधन निम्न प्रकार से हैं। भौतिक वस्तुएं जैसे कि चल अचल संपत्ति, नश्वर वस्तुएं, भोज्य पदार्थ, मकान, कार, वस्त्र आदि। इनको परिवार के पास उपलब्ध धन पर
इनकी उपलब्धता निर्भर करती है। अन्य साधन है धन। आधुनिक युग में धन को बहुत महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि इसकी सहायता से अन्य भौतिक वस्तुओं की खरीद हो पाती है। प्रत्येक व्यक्ति इस साधन को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। अन्य साधन है सामुदायिक सुविधाएं या कम्युनिटी फैसिलिटीज़। ये वे सुविधाएं हैं जिन्हें परिवार समाज का एक हिस्सा होने के कारण प्रयोग कर सकता है, जैसे पुलिस संरक्षण, सड़कें, सार्वजनिक पार्क, यातायात की सुविधाएं, मनोरंजन की सुविधाएं, बाज़ार, बिजली, जल, सरकारी अस्पताल आदि। इन सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ उठाने से कुछ मात्रा में धन की बचत की जा सकती है। अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग फैमिली रिसोर्सेज यानी परिवार के साधनों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रथम कारक है फैमिली मेंबर्स यानी परिवार के सदस्य। परिवार के सदस्यों से अभिप्राय है कि उनकी आयु कितनी है, परिवार में पुरुष अधिक हैं या महिलाएं अधिक हैं, या वे सदस्य कितना पढ़े हुए हैं। ये सब चीज़ें परिवार के सदस्यों की उनके उपलब्ध साधनों को प्रभावित करती हैं। द्वितीय कारक है फैमिली लाइफ साइकिल यानी पारिवारिक जीवन चक्र की कौन सी व्यवस्था में यह परिवार आता है। यदि प्रारंभिक अवस्था में आता है तो साधनों की उपलब्धता अलग तरीके से होगी, और यदि विस्तृत अवस्था में आता है तो साधनों की उपलब्धता अलग तरीके की होती है। अन्य कारक है फैमिली इनकम यानी पारिवारिक आय। आय के अनुसार नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज यानी भौतिक साधन प्रभावित होते हैं, और स्किल या कौशल आदि सीखने पर भी पारिवारिक आय का प्रभाव पड़ता है। अन्य साधन है परिवार का प्रकार व आकार। परिवार छोटा या बड़ा और संयुक्त या एकल परिवार है, इससे भी संसाधनों के उपयोग पर प्रभाव पड़ता है। फिर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ यानी जीवन के प्रति दृष्टिकोण, सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण उनकी प्रोडक्टिविटी या उत्पादक क्षमताओं को प्रभावित करता है। इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण साधन माना गया है। इसके पश्चात आता है मैनेजरियल एफिशिएंसी यानी उनके प्रबंध करने की क्षमता। किसी भी वातावरण को समझते हुए उसके अनुसार निर्णय लेना और फिर उपलब्ध साधनों से कोई समाधान ढूंढना मैनेजरियल एफिशिएंसी या प्रबंधन क्षमता कहलाती है। ये जिस व्यक्ति में जितनी कुशलता से अर्जित की हुई होती है और जीवन का जितना अनुभव होता है उसके अनुसार यह काम करती है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज यानी साधनों के गुणों के बारे में समझेंगे। ऑल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड यूज़फुल। इसका अर्थ है कि सभी रिसोर्सेज या साधन जो हैं उपयोगी और सीमित मात्रा में होते हैं। किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी साधन, यहाँ तक कि हवा भी हमारे पास प्रचुर मात्रा में नहीं है। स्वच्छ हवा भी सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, और धन, समय, शक्ति, शिक्षा यह सब उपयोगी भी हैं और सीमित मात्रा में भी हैं। कोई भी साधन जो है वो अनलिमिटेड नहीं हो सकता। ऑल द रिसोर्सेज आर इंटर रिलेटेड यानी सभी रिसोर्सेज या साधन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी साधन एक दूसरे से अलग होकर हमारे उपयोग में नहीं आ सकता। धन बिना शिक्षा के, शिक्षा बिना धन के, और दृष्टिकोण बिना शिक्षा के। आप देख सकते हैं कि कोई भी साधन जो है एक दूसरे से अलग होकर हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करता है।
सभी साधन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तभी हमारे जीवन को प्रभावित कर पाते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। ये जितने भी साधन हैं ये सब हमारे जीवन स्तर को में सुधार लाते हैं, चाहे वे भौतिक साधन हैं या मानवीय साधन हैं। यदि हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखते हैं, तो जीवन जीने के तरीके में स्वतः ही सुधार आ जाता है। फिर इट अफेक्ट्स मैनेजमेंट प्रोसेस, अर्थात यह हमारे दैनिक कार्यों के करने के तरीके को और उनके संचालन के तरीके को भी प्रभावित करता है। यदि हमें संसाधनों का ज्ञान होगा तो हम अपने दैनिक कार्यों का संचालन कुशलतापूर्वक कर पाएंगे। अन्य गुण है रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड। कुछ संसाधन या साधन हम खुद से बना भी सकते हैं। जो उपलब्ध साधन होते हैं उनसे हम एक नया साधन भी बना सकते हैं, ताकि हमारे जो भी विभिन्न परिस्थितियां हैं उनमें हम अपना कार्य जो है कुशलतापूर्वक कर सकें। तो छात्राओं, यह था साधन। आशा है कि आपको यह सब अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।